नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बाजार का आज का हाल तो बताएंगे ही, साथ ही कल के लिए क्या रखें आप स्ट्रैटेजी, उस पर भी रहेगी नजर। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। उनसे जानेंगे कल के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी। साथ ही आज जो खास मेहमान है उनका भी परिचय करा देते हैं। HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा सर, बहुत स्वागत है आपका। और पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ, उनका भी परिचय करा दे। देवांशी से जानेंगे बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा हमें एक्शन देखने को मिला, कोरोना के असर को लेकर CLSA की रिपोर्ट में क्या है ये समझेंगे। कुशल गुप्ता बताएंगे कैसे रहेंगे बजाज ऑटो के नतीजे। वरुण दुबे से हम जानेंगे मार्च तिमाही में HUL के कैसे रह सकते हैं नतीजे, और कल आने वाले टाइटन के नतीजे कैसे रहेंगे। लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है बाजार का हाल। तो शेयर बाजार में हमने देखा आज लगातार तीसरे दिन रही तेजी जारी। निफ्टी डबल सेंचुरी लगाकर 14,850 के ऊपर हुआ बंद। सेंसेक्स 790 अंक उछलकर 49,700 के ऊपर जाकर बंद हुआ। निफ्टी बैंक ने करीब 1000 पॉइंट की जोरदार छलांग लगाई और ये 33,700 के ऊपर निकल गया। आज सबसे ज्यादा तेजी रही बैंक, फाइनेंशियल और ऑटो शेयरों में। वहीं FIIs और DIIs की तरफ से आज क्या संकेत देखने को मिले, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 766 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 436 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की। और एडिटर स्टेक में अनिल जी से आप समझते हैं कि बाजार की आज की इस शानदार तेजी के पीछे की वजह क्या है। इस हफ्ते तीन के तीनों दिन भारतीय बाजारों में लगातार तेजी रही और आज भी बाजारों ने तेजी की हैट्रिक बनाई और कल के मुकाबले आज का ट्रेडिंग सेशन और दमदार और मजबूत। किसी लेवल से किसी तरह का कोई करेक्शन नहीं और धीमे धीमे दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद होने में कामयाब रहा बाजार। 14,890 का हाई बनाया और अगर आप देखें तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 14,150 के लो से लगभग 750 पॉइंट की दमदार रिकवरी निफ्टी में देखने को मिली और बैंक निफ्टी भी 30,000 के आसपास से रिकवर होकर 34,000 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिखाया। तो लगभग 4,000 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में, तो निचले स्तरों से निफ्टी में 750 पॉइंट की रिकवरी। ये सिर्फ हुआ है 5 ही ट्रेडिंग सेशन में। तो इस दमदार रिकवरी के पीछे कारण क्या है? पहली चीज तो ये कि कोरोना को लेकर जो एक्सट्रीम सिचुएशन चल रही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसे बिल्कुल ठीक पिछले साल के मार्च के तरह के एक मौके के तौर पर देख रहे हैं और उनका ये मानना है अगले कुछ दिन कुछ हफ्ते बाजार में पैसा लगाने का बेहद सही समय है और उसके बाद जब ये कोरोना का कहर कम हो जाएगा तो बाजार फिर से उसी तरह की तेजी दिखाएंगे जैसे पिछले साल दिखाई थी। तो लॉन्ग टर्म मनी इस वक्त बाजार में आ रहा है इन्वेस्टर्स की तरफ से। और ये इन्वेस्टर कौन है? एक जो HNI इन्वेस्टर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं हमारे यहाँ के, वो। दूसरा घरेलू फंड दमदार खरीदारी कर रहे हैं और इनमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं FIs, जिन्होंने जो अब तक काफी तेजी से बेच रहे हैं उन्होंने बेचना बंद किया है, हल्का फुल्का खरीदना शुरू किया है। और इन सब के बीच ट्रेडर्स जो शॉर्ट हो गए मंथली एक्सपायरी के पहले, उन्हें मजबूरी में अपनी शॉर्ट काटनी पड़ रही है और तेजी की पोजीशन बनानी पड़ रही है। तो ये चारों कारण मिलकर बाजार में जबरदस्त एक्शन बनाते हुए दिख रहे हैं और एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले बाजार जबरदस्त तेजी के साथ बंद हुए। और आप देखिए तेजी सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में लगभग सारे इंडेक्स अच्छी मजबूती से ट्रेड कर रहे हैं और सेक्टोरल रोटेशन चल रहा है। कभी बैंक्स तो कभी NBFC, कभी ऑटो, ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो फिर से एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के लिए तो ऐसा समझिए कि बिल्कुल पार्टी टाइम चल रहा है। हर रोज कई सारे मिड कैप स्टॉक्स हैं जहां पर दमदार खरीदारी और एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। अब कल वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन है। खराब खबरों का दौर खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कोरोना को लेकर कई सारी खबरें आ रही है, लेकिन एक्शन पैक दिन कल भी रहने वाला है, उसके लिए भी तैयारी करनी होगी। लेकिन आज के सेशन में कोई डाउट नहीं, बहुत ही दमदार खरीदारी के साथ बड़े कॉन्फिडेंटली बाजार मजबूती के साथ ऊपर हुए हैं बंद। तो मंथली एक्सपायरी पर बाजार पर स्ट्रैटेजी और ग्लोबल संकेत क्या हो सकते हैं और किन लेवल्स पर नजर रहे, अनिल जी से समझेंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले आज जिस तरीके का कारोबार, शानदार तेजी बाजार में देखी, किन सेक्टर में आज दिखी तेजी, कहां थी नरमी, समझते हैं हमारी सहयोगी देवांशी से। बताइए देवांशी, बाजार का एक्शन।
एक्सपायरी से पहले आज बाजार में शानदार गेन्स बनते हुए दिखे थे। लगातार तीसरा दिन है जहां पे आज निफ्टी बैंक ने आज पॉजिटिवली ट्रेड किया। आप देखिए निफ्टी बैंक में तो आज काफी ज्यादा सहारा दिया था बाजार को। सबसे ज्यादा जो सहारा आता हुआ दिखा वो बैंक्स और फाइनेंशियल्स की तरफ से आता हुआ दिखा था। निफ्टी बैंक में करीब 1000 अंकों तक की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखी है। निफ्टी कुल मिलाकर करीब 1.5% तक की तेजी थी। सारे सेक्टोरल इंडाइसेस में आज गेन्स बनते हुए दिखे थे। आप देखिए सिर्फ हमने देखा जो फार्मा स्टॉक्स थे वो थोड़े से लेगार्ड्स थे, रियल्टी स्टॉक्स थे जिसमें आज लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। लेकिन ज्यादातर या ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो आज शानदार गेन्स कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी देखने मिले थे। सबसे पहले बैंकिंग शेयर्स की अगर बात करते तो ई स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सारे जो लीडिंग बैंक्स हैं वहां पे आज 2 से 5% तक के गेन्स देखने मिल रहे थे। इसके अलावा एनबीएफसी स्टॉक से पूरा जो पैक है वो आज एक्शन में बनता हुआ दिखा था। बजाज फाइनेंस टॉप गेनर बनता हुआ दिखा। आज के ट्रेडिंग सेशन में करीब 9% तक की तेजी स्टॉक में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, चोला फाइनेंस, इन सब में गेन्स थे। इसके अलावा जो नतीजों का इंपैक्ट है वो सारे और ज्यादातर आज फाइनेंशियल स्टॉक्स में ज्यादा देखने मिला था। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व यहाँ पे सबसे ज्यादा गेन्स थे। टीवीएस मोटर आज 15% तक के गेन्स थे अच्छे नतीजों के चलते। इसके अलावा ब्रिटानिया थोड़ा सा लगा रहा। एक्सिस बैंक के नतीजे अच्छे होने के बावजूद थोड़ा सा आज कमजोरी के साथ ये बैंक ट्रेड करती हुई दिखी। ऑटो स्टॉक्स, ऑटो एंसिलरी, इन सब में आज अच्छी तेजी बनती हुई दिखी थी। आप देखिए टीवीएस मोटर के अलावा आयशर मोटर, बजाज मोटर, हीरो मोटरकॉर्प, इन सब में अच्छे गेन्स थे। लेकिन मदरसन सुमी, अपोलो टायर, ये सारे स्टॉक्स थे। एक्साइड, अमरा राजा बैटरीज जहां पे आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी है। लेकिन लाल निशान में हमने देखा कि आज फार्मा स्टॉक्स रहे, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। बायोकॉन नतीजों से पहले आज थोड़े से गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा था। लुपिन में आज लाल निशान के साथ ट्रेड हुआ और विंडो फार्मा आज लगाड़ रहा था। लेकिन इस बीच आप देखिए जो आपकी शानदार कमाई होती हुई दिखी, सुपर हिट कॉल्स जो आज आपको जी बिजनेस पर मिलते हुए दिखे। टीवीएस मोटर आपको विश्वेश ने रिकमेंड किया था। साथ ही आज फिलिप्स कार्बन की रिकमेंडेशन अनिल सर ने की थी। साथ ही आज इंडेक्स पर लगातार आपको 2 कॉल्स मिले थे, विश्वेश और साथ ही जय ठक्कर ने आपको कॉल्स दिए थे। तो इन सब में आपकी जमकर कमाई होती हुई दिखी है। ब्रॉडर मार्केट्स में आज अच्छे गेन्स थे, नतीजों का सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस जो आज आती हुई दिखी वो निफ्टी बैंक से आती हुई दिखी और एनबीएफसीज भी इसमें शामिल होते हुए दिखे। चलिए अब आज के एक्सपर्ट वीके शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। सर, अभी के बाजार पर स्ट्रैटेजी किस तरीके की रखनी चाहिए, साथ ही कल के लिए इंट्राडे पिक आप कौन सी सजेस्ट करेंगे? खासतौर पर मंथली एक्सपायरी भी है और हफ्ते भर का नजरिया, पोजिशनल व्यू कहाँ? जी, आपके दोनों ही सवालों का जवाब दूंगा। तो पहले हम बात करते हैं भारतीय बाजारों के ऊपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो एक तो हम ये समझते हैं कि जो 2 मई को रिजल्ट जब आएंगे बंगाल के, और खासकर बंगाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो उसके नतीजे आ जाएंगे और बाजार 3 तारीख को उसके अनुसार रिएक्ट करेगा। और इसके जो एग्जिट पोल के नतीजे तो फ्राइडे रात को ही आ जाएंगे। हालांकि उनका असर भी नतीजों के साथ ही होगा, वो सोमवार को देखने को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि शुक्रवार तक तेजी रह सकती है और एक्सपेक्टेशन में जैसे एक्सपेक्टेशन है। और जहाँ तक ये हमने बात की है ऑप्शंस के ऊपर, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल एक स्टॉक जो आपको एक दिन के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं वो है आपका, एसेंशली मैं देखता हूं तो वो है आपका रैमको सीमेंट्स। ये करीब बंद हुआ है 979 रुपये पे। इसमें आप स्टॉप लॉस रखें 964 का और टारगेट आपका रहेगा 1010। दूसरी तरफ अगर कोई पोजिशनल ट्रेड आपको लेना हो तो एल्युमिनियम तेजी में है और इसके अंदर जो छोटी कंपनी है नेशनल एल्युमिनियम, वो एसेंशली बॉक्साइट ज़्यादा बनाती है। वो बॉक्साइट जो रॉ मटेरियल होता है एल्युमिनियम का। तो इसके अंदर मैं सलाह दूंगा कि 60 रुपये 90 पैसे पे जो क्लोजिंग है वहाँ पे आप स्टॉक को लें, 58 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और हफ्ते भर की पोजीशन के लिए आप 65 रुपये 50 पैसे का टारगेट आप पकड़ सकते हैं। तो आपको रिटर्न इसमें अच्छी मिल सकती है हफ्ते भर के अंदर। लेकिन ध्यान रखिए अपनी पोजीशन को उसके बियॉन्ड कैरी मत करना एक हफ्ते से ज़्यादा। धन्यवाद। ओके, तो एक दिन का नजरिया कल के लिए रैमको सीमेंट में रखने की सलाह इंट्राडे पिक और हफ्ते भर के लिए नेशनल एल्यूमिनियम में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं वीके शर्मा। बातचीत उनसे जारी रहेगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें, क्योंकि नतीजे काफी सारी कंपनीज के आ रहे हैं, बजाज ऑटो के नतीजे कैसे रह सकते हैं ये जरा अनुमान समझते हैं कुशल से। बताइए कुशल, क्या कहता है बजाज ऑटो के नतीजों का प्रीव्यू? जी, तो बजाज ऑटो के नंबर्स मिले जुले रह सकते हैं, क्योंकि यहां पर अगर आप कंपनी की आय देखें तो करीब 21% बढ़कर 8,250 करोड़ पर रह सकती है, क्योंकि कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है
वहां पर 18% की बढ़त हमें देखने को मिली है। साथ ही कंपनी की जो रियलाइजेशंस है वहां पर भी 3 से 4% की बढ़त हम अनुमान करके चल रहे हैं। और इसका जो इम्पैक्ट है वो कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आता हुआ दिखेगा, करीब 16.5% बढ़कर 1460 करोड़ पर रह सकता है। पर कंपनी की मार्जिन्स यहाँ पर कच्चे माल की जो कीमत बढ़ी है उस वजह से 18.5% से घटकर ऑलमोस्ट 17.5% की मार्जिन्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो इनके मुनाफे पर भी आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अदर इनकम का भी जो पोर्शन है वो कम होता हुआ दिखेगा और उसी वजह से कंपनी की जो मुनाफा है वो ऑलमोस्ट 1310-1320 करोड़ के लेवल्स पर फ्लैट रहने का अनुमान है। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि बजाज ऑटो का नंबर जो है वो मिले जुले रह सकते हैं। ओके, कुछ और नतीजों में मार्च तिमाही में HUL के नतीजे कैसे रह सकते हैं, इस पर भी जरा एक प्रीव्यू जानते हैं। वरुण से बताइए। वरुण, HUL। देखिए, HUL के नतीजे बेहतरीन रहेंगे और काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये नतीजे इतने बेहतरीन रहने वाले हैं। सबसे पहले तो लो बेस का फायदा इस कंपनी को मिलेगा। इसके अलावा GSK का जो अधिग्रहण इस कंपनी ने किया था उसका भी असर पूरी तरह से आपको इस क्वार्टर में देखने मिलेगा। और देखिए, वैसे भी इस कंपनी का जो विंटर पोर्टफोलियो है उसका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है। पर्सनल केयर और होम केयर में भी जो डिमांड है वो काफ़ी बेहतर रही है। इसके लिए हमारा मानना है कि कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है बिना GSK के वो करीब 10% के आसपास रहेगी। और GSK को अगर आप मिला दे तो वॉल्यूम ग्रोथ जो है करीब 20 से 25% के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस कंपनी की जो ओवरऑल आय है उसमें करीब 32% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 11,900 करोड़ के आसपास की आएगी। एबिटा में 37.5% की बढ़ोतरी होगी। मार्जिन्स भी बढ़ेंगे। देखिए, वैसे तो कंपनी ने कहा था कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इसके अलावा आपको पता ही है कि किस तरह से कमोडिटी की कीमतें बढ़ रही है, तो उसका असर भी कहीं ना कहीं होता है। लेकिन इस कंपनी ने खासकर साबुन और जो टी का पोर्टफोलियो है वहाँ दाम जो है करीब 4% के आसपास बढ़ाए थे, तो उसके चलते कहीं ना कहीं मार्जिन्स को सहारा मिलेगा। हमारा मानना है मार्जिन्स 22.9% से बढ़ के करीब 23.9% पे आएंगे और मुनाफा जो है करीब 27% के आसपास बढ़ेगा। 1930 करोड़ के आसपास ये आ सकता है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से HUL के नतीजे जो है वो काफ़ी बेहतरीन रहने वाले हैं। शर्मा जी, बजाज ऑटो और HUL पर आपकी कोई स्ट्रैटेजी? जी, इनके अंदर तो स्ट्रेटजी तो यही रहती है दोनों के अंदर कि पहले आप नतीजे देखें उसके बाद में कुछ करें। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो दोनों ही ऐसे स्टॉक हैं, बजाज हो या फिर लीवर हो, ये ऐसे स्टॉक नहीं है जो आप एक तिमाही के नतीजे खराब आए तो उनको बेच देंगे। हाँ, ट्रेडिंग की दृष्टि से मैं चाहता हूं कि भी आप कभी भी पोजीशंस न बनाएं, रिजल्ट के बाद ही बनाएं। और अगर आपने बनाई है ऑब्वियसली सोच समझ के बनाई होगी, उसका कुछ स्टॉप लॉस रखा होगा, लेकिन उस स्टॉप लॉस नतीजों के बाद अगर पहले कुछ आ जाता नतीजा तो आपका स्टॉप लॉस भी काम नहीं करता है। तो उस दृष्टि से अगर दोनों में से एक चुनना हो तो मैं समझता हूं कि एक पर वजन रखना हो तो लीवर के नतीजे बेहतर आ सकते हैं, परफॉर्मेंस उसमें बेहतर रह सकती है, ऐसा मेरा मानना है। ओके सर, वरुण का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं क्योंकि कल टाइटन के भी नतीजे आने वाले हैं। वरुण, टाइटन के नतीजों का अनुमान क्या कह रहा है? देखिए, टाइटन के नतीजे अच्छे रहेंगे। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले इस कंपनी ने अपना जो क्वार्टरली अपडेट दिया था उसमें कंपनी ने कहा था कि इस क्वार्टर में बेहतरीन ग्रोथ हुई है करीब 60% के आसपास की। और ज्वेलरी सेगमेंट यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है करीब 70% के आसपास की। और खासकर जनवरी और फरवरी के महीने में ग्रोथ जो है वो काफ़ी बेहतरीन रही है। वॉचेस और आईवेयर सेगमेंट जो है वहाँ पे काफ़ी बेहतरीन रिकवरी भी देखने मिली है। तो इन सब की मदद कंपनी को मिलेगी। 60% के आसपास की ग्रोथ मान के चले तो 7,090 करोड़ के आसपास इस कंपनी की आय आ सकती है। कंपनी का जो एबिटा है उसमें करीब 36% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, लेकिन मार्जिन्स में दबाव होगा क्योंकि ओवरऑल खर्चे जो इस कंपनी के जो ओवरऑल कॉस्ट है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने मिली है, खासकर ज्वेलरी सेगमेंट में। इसके लिए मार्जिन्स जो है 13.6% से गिर के करीब 11.6% पे आएंगे, यानी कि 2% के आसपास की गिरावट होगी। लेकिन मुनाफा जो है उसमें करीब 57% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 560 करोड़ के आसपास ये आ सकता है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के नतीजे काफ़ी बेहतरीन रहेंगे। काफ़ी पेंटअप डिमांड का फायदा मिला, जो शादियों का सीजन है उसका भी फायदा इस कंपनी को इस क्वार्टर में मिला है, तो उसके चलते ज्वेलरी सेगमेंट से काफ़ी मदद मिलने वाली है। लेकिन मार्जिन्स कहीं ना कहीं थोड़े दबाव में रहेंगे। और हाँ, एक बात और है कि लो बेस का भी काफ़ी हद तक फायदा इस क्वार्टर में इस कंपनी को मिलने वाला है। शर्मा जी, टाइटन पर आपकी राय? जी, टाइटन के ऊपर मेरे ख्याल से आपको खरीदना ही चाहिए, इसमें कोई इशू नहीं है। पर नतीजों के बाद, नतीजे जैसे आए उसके बाद में, तो मैं पहले तो किसी भी स्टॉक के ऊपर मैं राय नहीं देता कि आप नतीजों को पहले उनको लेने की कोशिश करें, नतीजे देखने के बाद डिसाइड करें। और वैसे भी ये जो समय है
ये इस वक्त मेटल्स के अंदर जो ग्रोथ है आने वाले 6 महीनों के अंदर वो जरा बेहतर रह सकती है, ऐसा मेरा मानना है। वो सेक्टर मुझे बेहतर लगता है एफएमसीजी के मुकाबले। ओके सर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शो में देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा सर, बताइए अब ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखेंगे? जी स्वाति जी, तो दो स्टॉक्स हैं। एक तो सीमेंस है, जिसको प्रोनाउंस जैसे सीमेंस कर लीजिए, सीमेंस कर लीजिए। तो 1900 की कॉल, और ये जो कॉल मैं बता रहा हूँ ये है मई महीने की। तो 73 रुपये, 1900 की कॉल 73 रुपये पे क्लोज हुई है, वो आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें रखना चाहिए 60 रुपये का, टारगेट आपका रहेगा करीब 92 रुपये का। दूसरा जो स्टॉक है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आज हमने बैंकिंग के अंदर अच्छी तेजी देखी, और ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आज भी अच्छा था। और हमारा मानना है कि शॉर्ट कवरिंग अभी भी थोड़ी बाकी है, जो इसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके अंदर आप मई महीने की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 55 रुपये की कॉल लें, जो करीब जिसका 2 रुपये 75 पैसे पे कोट होती है, थी लास्ट कोट था। आप इसमें 2 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और आपका टारगेट रहेगा 4 रुपये का। ध्यान रखिए, ये जो ऑप्शंस हैं ये आपको 3 से 4 दिन से बियॉन्ड आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करने चाहिए। ये 4 दिन का मतलब 4 वर्किंग डेज। उसके बाद अगर या तो स्टॉप लॉस नहीं होता है तो आप इसको बेच दीजिए, निकल जाइए। और अगर स्टॉप लॉस हो जाता है या टारगेट हो जाता है तो ऑब्वियसली आप एग्जिट हो जाएंगे, बिकॉज वैल्यू आपकी धीरे धीरे कम होती जाती है, जो आपको नुकसान करती है। ओवर टू यू स्वाति जी। और आइए अब अनिल जी से समझते हैं कल बाजार पर, खासतौर पर मंथली एक्सपायरी पर क्या रहे स्ट्रैटेजी। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स हल्के लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे, मुश्किल से 30-40 पॉइंट नीचे थे। तो कोई खास बड़ा एक्शन तेजी या मंदी का है नहीं, लेकिन हो सकता है आज बड़ा दिन अमेरिका में किसी भी एक तरफ। और उसकी वजह यह है कि अमेरिका में जो फेड की 2 दिनों की बैठक चल रही है उसका आज दूसरा दिन है, और देखते हैं यूएस फेड आज ब्याज दरों को लेकर, अमेरिका की इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर किस तरह के बयान देता है। उसका असर डॉलर की मजबूती या फिर बॉन्ड यील्ड्स पर और वहां के बाजारों पर पड़ता हुआ दिखेगा। तो थोड़ा बहुत संकेत तो हम वहां से लेने की कोशिश कल सुबह करेंगे ही, तो वो इंटरेस्टिंग होगा, और डाउ फ्यूचर्स को देखना भी। लेकिन वैसे ज्यादा संकेत जो हमारे अपने हैं वही काम आते हुए दिख रहे हैं। एक और बाजार लगातार 3 दिनों से कोरोना के आंकड़ों को थोड़ा नजरअंदाज कर रहा है। कल भी रिकॉर्ड मामले आए, लेकिन बाजारों का रिएक्शन आज बिल्कुल भी नहीं था। कई और राज्यों में लॉकडाउन और प्रतिबंध बढ़ रहे हैं और नए लग रहे हैं, उसके बावजूद बाजार अब तक तो मजबूत है। लेकिन अब बाजार जिन लेवल्स के आसपास पहुंच रहे हैं वो भी बेहद इंटरेस्टिंग है। निफ्टी 15,000 के आसपास, बैंक निफ्टी 34,000 के आसपास, ये मनोवैज्ञानिक तौर पर कुछ बड़े लेवल्स हैं जिसके आसपास बाजार पहुंचा। तो कल के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि क्या इन 2 लेवल के ऊपर निकलकर बाजार ट्रेड करने में कामयाब होते हैं। ये ऊपर की तरफ, नीचे लेकिन धीमे धीमे रेंज और सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कल निफ्टी के लिए 14,650, 14,700 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और बैंक निफ्टी के लिए लेकिन सपोर्ट बहुत दूर है। 32,700, 32,800 से पहले कोई सपोर्ट है नहीं, जो कि यहाँ की क्लोजिंग से लगभग 1,000 पॉइंट नीचे होता है। लेकिन फिर भी एक बार ये आप 33,500 के आसपास के सपोर्ट को गिनकर चल सकते हैं, और 34,000 के पार निकलने के बाद और तेजी बनेगी। ठीक उसी तरह से निफ्टी में भी 14,650, 14,700 को सपोर्ट गिन सकते हैं, और 15,000 के पार निकलने के बाद तेजी और शॉर्ट कवरिंग और बनेगी। इन लेवल्स पर आपको रखनी है नजर रखनी है उन सारे शेयरों पर जहां पर रिजल्ट्स के दम पर भरपूर एक्शन है, और नजर रखनी है उन सारे कैश मार्केट के स्टॉक्स में जहां स्टोरीज बेहतरीन बनती दिख रही है, फंड्स की और पोर्टफोलियो मैनेजर्स की खरीदारी होती दिख रही है, वहीं पर एक्शन और आगे बढ़ेगा, इसकी पूरी संभावना है। तो बाजार पर कल स्ट्रैटेजी जानने के बाद आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर रखें? जी नमस्कार। देखें, बाजारों में पिछले 3 दिनों से अच्छी रौनक और स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और बीइंग द लास्ट डे ऑफ द एक्सपायरी लग रहा है मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए 2 ट्रेड है और दोनों बाय साइड के हैं। पहला ट्रेड रहेगा यहाँ पे आईसीआईसी बैंक पे। देखिए, आईसीआईसी बैंक सुबह हम 620 की कॉल सजेस्ट कर रहे थे, और हमारा मानना है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा। इसके लिए आईसीआईसी बैंक का 630 का जो मई की एक्सपायरी है उसका कॉल लेने की सलाह रहेगी।
18 रुपए के आसपास ये कॉल चल रहा है, 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 28 रुपए तक ये कॉल जाने की पूरी संभावना है। और आईसीआईसीआई बैंक भी 4 से 5% की रैली दिखाता हुआ नजर आएगा। दूसरा ट्रेड रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नतीजों के चलते स्टॉक में मोमेंटम और दमखम अच्छा रहेगा। तो 2440 की मे सीरीज की यहाँ पे कॉल लेने की सलाह रहेगी, जो 66 रुपीज के आसपास है। 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ये कॉल ऊपर में 3 डिजिट यानी 100 रुपीज तक जाती हुई यहाँ पे लग रही है। बहुत शुक्रिया चंदन जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने का। अब शो के अंत में शर्मा जी आपके पास आ रहे हैं, लंबी अवधि की खरीदारी कहां पर करने की सलाह? जी, लंबी अवधि के लिए फार्मा स्टॉक्स बहुत ही बेहतर सेक्टर है, और उस फार्मा स्टॉक के अंदर जो डोमेस्टिक मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी है सन फार्मा, उसको चुना है। और ये जो डोमेस्टिक मार्केट को तो सिर्फ 30% अपना सेल्स को देती है, और 70% तो इसके एक्सपोर्ट्स और एपीआई हैं। तो ये तो बड़ी कंपनी है, और इसके लिए ये क्यों चुनी है, इसका सीधा 2-3 कारण हैं। एक तो ये कि इन्होंने करीब 3,500 करोड़ रुपए का डेट पिछले साल कम किया, और इस साल भी 3,500 करोड़ का ऑलरेडी ये कम कर चुके हैं। तो कंपनी डेट को कम कर रही है। हाँ, नेट लेवल पे ये ऑलरेडी जीरो डेट कंपनी है। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें इसका ग्रोथ, तो इसके पास करीब 490 जैसे ANDAs हैं अप्रूव, 90 पाइपलाइन के अंदर हैं। और वैसे हम देखें तो इसका जो स्पेशल जो इसके ड्रग्स हैं उनका बोलबाला रहेगा अमेरिका के अंदर, जहां से करीब 32% इसका रेवेन्यू आता है। तो मेरा मानना है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है अगले 3 साल के अंदर, वो हम सिर्फ महज 7% जैसी ही देखेंगे, लेकिन जो नेट प्रॉफिट पे ग्रोथ है वो करीब 20% जैसा रहेगा। तो ये बड़ी बात है। तो मार्जिन आपके करीब 2020 के मुकाबले 2023 के अंदर आपको करीब मार्जिन 4 या 5% बढ़ते दिखाई देंगे। तो इसलिए ये जो करंट लेवल के ऊपर ये स्टॉक 643 रुपए का भाव है, आप खरीद सकते हैं। टारगेट हमारा 762 रुपए का है 3 से 4 क्वार्टर का, और इसके अंदर जो ये टारगेट आपका 18.5% का है। और अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो 615 तक मैं समझता हूँ कि वहां तक और एवरेज किया जा सकता है, तो आपकी रिटर्न्स करीब 21% जैसी हो सकती है। धन्यवाद स्वाति। बिल्कुल, लंबी अवधि की खरीदारी सन फार्मा में करने की सलाह वीके शर्मा की। सर बहुत शुक्रिया, आप शो में शामिल हुए। साथ ही तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया हमारे तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। इसी के साथ आज के शो में बस इतना है।